मायानगर गांव में तारा नाम की एक गरीब औरत अपने दो बच्चे पिंकी और राजू के साथ रहा करती थी। माया बहुत गरीब थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से सब्जी लेकर आती है कि तभी भारी वर्षा होने लगती है। भारी वर्षा होने की वजह से माया अपने दोनों बच्चे पिंकी और राजू के साथ अपने टूटे हुए घर में चली जाती है और खिड़की से बारिश को देखने लगती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? इतना सोचकर तारा बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगता है। साथ ही अब देखते ही देखते तारा के घर में भी पानी भरने लगता है, जिस वजह से वे अपने घर का कुछ जरूरी सामान बेड के ऊपर रख देती है और बच्चों को भी बेड से नीचे उतरने से मना कर देती है और खुद मन ही मन सोचती है, हे भगवान, प्लीज ये भारी बारिश होना बंद करा दो। अगर वर्षा इसी तरह से होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और अगर गांव में बाढ़ आ गई तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? तारा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा राजू तारा से बोलता है, माँ, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो तुम आ चुकी हो, अब कुछ खाने को दो ना। बेटा, बारिश बंद हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। देखो देखो, घर में पानी भर गया है, ऐसे में खाना बना पाना मुश्किल है। अपनी माँ की बात सुनकर राजू भी चुप हो जाता है और कुछ देर बाद राजू और पिंकी सो जाते हैं। लेकिन पूरी रात इसी तरह से बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के आने से गांव के सभी लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, लेकिन तारा का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था। इसलिए जब गांव में बाढ़ आती है तो तारा अपने दोनों बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। लेकिन उस गांव के लोग मायानगर के लोगों से नफरत करते थे, इसलिए वह लोग तारा को वहां नहीं रुकने देते और उससे बोलते हैं, देखो बहन, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी दूसरे गांव में चली जाओ, क्योंकि हमारे और तुम्हारे गांव की दुश्मनी चल रही है और हम अपने दुश्मन गांव वाले किसी भी शख्स को अपने गांव में पनाह नहीं दे सकते। भैया, तुम मुझे बहन भी बोल रहे हो और मुझसे दुश्मनी भी निभा रहे हो। थोड़ी सी तो दया करो। मैं गरीब हूँ, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ से भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। वो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि तुम हमारे दुश्मन गांव से हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो हम सभी गांव वाले तुम्हें धक्के मार कर हमारे गांव से निकाल देंगे। सभी गांव वालों की ऐसी नफरत देखकर तारा चुपचाप अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से चली जाती है और एक जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये तो जंगल है और जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेटा, हम जंगल में हैं, परंतु हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाएगी। हो सके तो इस जंगल में भी बाढ़ आ सकती है, परंतु ये जंगल गांव से ऊंचा है तो यहाँ बाढ़ को आने में समय लगेगा। जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आती हम यहीं अपना गुजारा करेंगे। और देखो, हम जंगल से ज्यादा अंदर नहीं है, इसीलिए हमें जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं है, परंतु फिर भी हमें इस जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा ताकि हम जंगल के जंगली जानवरों को खुद से बचा सकें। पर माँ, हम यहाँ पर अपना घर कैसे बनाएंगे? लकड़ियों से बेटा। ठीक है माँ, फिर मैं भी आपकी मदद करूँगा घर बनाने में। माँ, मैं अभी पेड़ों पर जाकर सारी लकड़ियाँ तोड़ लाता हूँ। नहीं बेटा, हमें पेड़ की लकड़ियों को नहीं तोड़ना। पेड़ से ही तो हम जीवित हैं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और हम उन्हीं को काट दें, ये सही नहीं होगा। हम इन सूखी लकड़ियों से अपने घर को बनाएंगे। वो देखो, वो कुछ सूखे बांस के पेड़ और जमीन पर पत्ते और लकड़ियां रखी है ना, हम उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। तारा के बोलने पर पिंकी और राजू उसकी मदद करने लगते हैं
और सूखी लकड़ियों को जमा करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पिंकी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब तारा राजू के साथ पिंकी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पिंकी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और वह जमीन पर बेहोश अवस्था में पड़ी है। जिसके बाद तारा के आंखों के आंसू नहीं थमते और वह रोती हुई भगवान से बोलती है, हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी जिंदगी में इतने दुख लिख दिए। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? पहले तो तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटे को भी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तारा रोकर भगवान से शिकायत कर ही रही होती है कि तभी एक आकाशवाणी होती है, तारा, ये सब तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने बच्चों को पेड़ के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई बांस का घर दूंगा जो हर स्थिति में खड़ा रहेगा। अब से तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहना। अब कुछ देर बाद पिंकी को भी होश आ जाता है। पिंकी के होश में आने के साथ ही वहाँ अपने आप एक जादुई बांस का घर भी बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद तारा अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर के अंदर आती है। माँ, आपने ये घर कब बनाया? ये घर तो अंदर से बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। दीदी, ये घर माँ ने नहीं बनाया, ये घर तो जादुई है जो अपने आप बनकर तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। जादुई बांस का घर बाहर से जितना छोटा होता है अंदर से उतना ही बड़ा, मानो जैसे वह लोग किसी महल में आ गए हो। उस घर में तारा और उसके बच्चों के खाने पीने और जरूरतों के सामान और चीजें रखी थी, साथ ही पैसा और कुछ गहने भी। अब तारा अपने बच्चों के साथ उसी जादुई बांस के घर में रहने लगती है। तभी जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने की वजह से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने तारा को निकाला था। तारा को उस गांव में बांस के घर में देख सभी लोग उसके पास आकर उससे मदद मांगते हैं, जिस पर तारा उन सभी से बोलती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बाढ़ किसी का नहीं होता। आपने मुझे बहन कहकर अपने गांव से निकाल दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप सभी लोग मेरे घर में आ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का कहर क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर तारा उन सभी को अपने घर में आने देती है, लेकिन जादुई बांस का घर उन सभी बुरे लोगों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है, जिनके मन में लालच होता है, और कुछ अच्छे लोगों को उस घर में आने की इजाजत देता है। जैसे ही गांव के लोग उस घर में आते हैं, जादुई बांस का घर अपने आप बड़ा हो जाता है और उनके खाने पीने की अवस्था भी हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग उसी जादुई बांस के घर में रहते हैं और बाढ़ के खत्म होते ही सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तारा अपने बच्चों के साथ उसी घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगती है।